चश्मा पहन के निकल जाते हैं सी व्यू पे। वाह, मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसकी सदारत करेंगे। बेड़ा गर्क कर दिया है टीम को, जो सियासत की है ना, तो ये भी वुमेन्स में बहुत ज्यादा सियासत है। यू कैन से कॉम्बो बोथ। बहुत डिप्लोमेटिकली अच्छा आपने जवाब दिया। पाकिस्तान ने और बाकी जनूबी एशिया के ममालिक ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इस मुल्क की तरक्की को। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नो खैर आगले भली करे आया। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। भाई आज उम्मीद नहीं, आज तो कंफर्म है कि दिन का आगाज बड़ा अच्छा हुआ है कराची वालों ये का। तो क्यों? है भाई। क्यों बारिश अब बारिश, अब आपने देखें, अब चले ठीक है, कराची वालों के लिए अगर हल्की सी फुहार भी हो जाए तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चश्मा पहन के निकल जाते हैं सी व्यू पे। चश्मा पहन के निकल जाते हैं सी व्यू पे। वाह, लेकिन खैर अब कोई चश्मा पहन के निकला हो सी व्यू पे नहीं, लेकिन सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई और जो गर्द आलूद हवाएं चल रही थी वो रुकी और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। बाय द वे ओवर द वीकेंड कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है यार कराची में। खैर आप तो थी नहीं यहाँ पे, आप तो ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे थी, लेकिन भाई कराची में अब सीन ये है कि अगले जो है बताया जा रहा है अगले 12 घंटों में डिप्रेशन की शक्ल ये इख्तियार कर सकता है जो हवा का कम दबाव है और ज़्यादातर शुमाल और शुमाल मशरक़ की जानिब से हवाएं चलने का इम्कान है। प्रोग्राम में मजीद मौसम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चलते हैं सीधी बड़ी खबर की जानिब। पाकिस्तान में मईशत से जुड़ी सिफारती सरगर्मियां उरूज पर। सऊदी वफ्द के बाद शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। बेहतरी की जानिब बढ़ते पाकिस्तान की माशी समत के तयन का वक्त है। भारत से ताल्लुकात पर जमी बर्फ भी पिघल सकती है। पीसीबी को आखिरकार होश आ ही गया। मुसलसल 6 टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियां। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी को आराम देने का फैसला। कभी धोखा ना देने वाले सरफराज के साथ भी धोखा हो गया। इंग्लिश टीम के खिलाफ बगैर आजमाए ही स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट का आज से दुबई में आगाज। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तानी इवेंट में शिरकत के लिए वीज़ा मसाइल से नबर्द आजमा है। 15% वीज़ा और दरखास्तें अब भी ज़ेरे इल्तवा। पाकिस्तानी सफारत खाना क्या कर रहा है, यूएई में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल न्याज तरमदी से जानेंगे। और जर्मन मास्टर क्लास चैंपियनशिप में पाकिस्तानी मार्शल आर्ट की धूम। 16 जर्मन रियासतों के 260 हरीफों को चित करके जर्मन चैंपियन का एजाज अपना नाम कर लिया। पाकिस्तानी निजात कराटे चैंपियन राजा रेहान आज होंगे दुनिया बोल में हमारे मेहमान। ऑलराइट, तो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हैपनिंग हो रही है, इसका तो हम जिक्र करेंगे, बट बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि इसराइली फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक और 60 से ज़ायद, आई मीन टू बी प्रिसाइज 67 ज़ख्मी हुए हैं। और अल जज़ीरा ने इसराइली आर्मी रेडियो के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह ने बेनयामीना में गोलानी ब्रिगेड के कैंप को ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें ये तमाम तर कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और हिजबुल्लाह का कहना है कि इतवार की शाम हैफा शहर के जुनूब में इसराइली फ़ौजी तरबियती अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है। अच्छा, अब ये हुआ कैसे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना कि इसराइल जो है वो क्या, आई एम मिक्सिंग अप द लव्स, लेकिन उसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। यस, अनपेनिट्रेटेबल है। और उसका जो आयरन डोम है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार है। लेकिन आपको पता है कि इस बार उन्होंने अटैक कैसे किया है? इस बार अटैक इस तरह हुआ है कि आयरन डोम को पहले उन्होंने पहली शिफ्ट में बहुत सारे ड्रोन भेज के आयरन डोम को उन्होंने एंगेज किया, और जहां आयरन डोम एंगेज था दूसरी तरफ से उन्होंने हमला किया और 4 इसराइली फ़ौजी उनको हलाक किया, 67 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब चलते हैं ज़रा मुल्की सूरत हाल की जानिब। जी बिल्कुल। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर इक़्तिदार को रुकने ममालिक के परचमों से सजा दिया गया है। शाहराहों पर आलमी रहनुमाओं की तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं। तो इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास हो रहा है। द गुड थिंग इज़ के न सिर्फ पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन भारत
वो भी, उसका 4 रुकनी वफ्द है, भारत का 4 रुकनी वफ्द पहुंचा है। सबसे बड़ा जो कंटिंजेंट है वो रशिया का है, रूस का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है और गालिबन 50 से ज़ायद अफराद पे मुश्तमिल रूस का कंटिंजेंट जो है वो पाकिस्तान आया है, विच मीन्स के हमारा वो जो बेल्ट है उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इस तरह बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड यू बीन इन इस्लामाबाद, यू नो, सो हाँ जी बिल्कुल, और मैं भी इस्लामाबाद से जैसे होके आई हूँ, तो सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजामात हैं कि एक एक बंदे को रोका जा रहा है, एक एक गाड़ी को रोक के पूछा जा रहा है, चाहे उसमें फैमिलीज ही क्यों नहीं है। अच्छा, हम इस पे बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सलमान अवान मौजूद हैं। सलमान, इस्लामाबाद में रुकन ममालिक जो SCO के हैं उनके वज़राए आज़म भी आ रहे हैं, बताइए इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए कई रोज पहले से ही इंतजाम जारी हैं। रेड जोन जहां पर कॉन्फ्रेंस का वेन्यू वाक़या है, जहां पर मौजूद मेहमान क़याम करेंगे, तमाम इलाका जो है सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के हवाले किया जा चुका है। ऑलरेडी पाक फौज के साथ रेंजर्स और पुलिस के दस्ते भी इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। पूरा रेड जोन जो है वो एक तरह से सील किया जा चुका है और बहुत टाइटली सील किया गया है, इस सेंस में कि जो इस्लामाबाद के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ बनाने के लिए और जो मौजूद मेहमान हैं उनकी आमद-ओ-रफ्त को स्मूथ बनाने के लिए डाइवर्जन जो है वो ऑलरेडी लगाई गई हैं। सड़कों पर इस वक्त बिल्कुल भी हमें रश वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीकेंड हो गया था। फ्राइडे के बाद जो है सैटरडे संडे की भी छुट्टियाँ होती हैं आमतौर पर स्कूलों में, और उसके बाद फिर मजीद 3 तातील की वजह से बहुत सारे लोग हमने देखा कि दूसरे शहरों को भी गए हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम कह चुके हैं कि पाक फौज के हवाले की जा चुकी है सिक्योरिटी। जो कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है वहाँ पर भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा रावलपिंडी में और जो मोलिका इलाके हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर और जो कुछ ऐसे मराकज़ इस्लामाबाद में हैं जहाँ पर कारोबार या दुकानें जो हैं वो भी बंद रखने की हिदायत की गई है, ताकि सलमान ये बताइएगा कि कौन कौन से ममालिक के वफूद पहुँच गए हैं, विच कंट्रीज आर रिमेनिंग? जी बिल्कुल, आज सबसे पहले चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे, जिनका 14 से 17 तक का दौरा है, सरकारी दौरा है, यानी आज से उनके दौरे का आगाज होगा। ली चियांग वज़ीर आज़म अवामी जमहूरियत चीन सबसे पहले पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। बुनियादी तौर पर आज का दिन और कल का जो इब्तदाई दिन होगा वो उनके पाकिस्तान के 2 तरफा बायलैटरल विजिट का हिस्सा होगा, जिसके बाद वो SCO समिट में भी शिरकत करेंगे। SCO समिट के लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर मेहमान हैं वो कल से आना शुरू होंगे। हम बात करें सरकारी वफूद की, जिसके अंदर जो वफूद के सरबराहान हैं, यानी कि सरबराहान हुकूमत प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो डेलीगेशन है वो कल से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद फिर कल रात प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनके एजाज में इशाइया दिया जाएगा। और 16 का दिन जो है वो कॉन्फ्रेंस का वर्किंग दिन है। उससे पहले बहुत सारे ममालिक से जो सहाफ़ी हैं, मीडिया है और इसके अलावा जो वफूद के दीगर अरकान हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने शुरू हो गए हैं। वक्तन फवक्तन उनकी अराइवल्स जो है वो हो रही है, लेकिन जो सरकारी डेलीगेशन शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि SCO का आगाज़ हुआ चाहता है। थैंक यू सो मच, सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे। एक मस्बत चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और मस्बत ये भी है कि इससे पहले आपको याद होगा कि पाक सऊदिया बिजनेस फोरम का इनकाद हुआ था, सऊदी कंटिंजेंट भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान आया था। तो पाकिस्तान के लिए मस्बत आशारियाँ हैं सिफारती और माशी सतह पे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी वाले से बात करने के लिए साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेज़बानी कितनी अहमियत की हामिल है? भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद, क्या साइड लाइन मुलाकातों में जयशंकर से कुछ 2 तरफ़ा मुफादात के मामलात पर भी गुफ्तगू हो सकती है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल में ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए भी क्या साइड लाइन मुलाकातें कुछ काम आ सकती हैं? ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहमियत रखती है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारी हालात हैं इकोनॉमी के, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ी मकबूशियत है इकोनॉमी में। तो इसमें फ़ायदा ये होगा, है तो ये मल्टीलैटरल फोरम जिसके बहुत सारे अगराज़ व मकासद हैं, और उसमें से ट्रेड कॉमर्स में जो है वो उनमें से एक है। रीजनल सिक्योरिटी है, कल्चर है, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सेसिबिलिटी टू दी ट्रेड रूट्स है। लेकिन जो इसमें बायलैटरल जितने भी सरबराहान साथ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और उसके अलावा जो ईरान से आ रहे हैं,
वही रुतबा रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वो नायब प्रेसिडेंट हैं। और इंडिया और पाकिस्तान हमेशा वजारत खारजा के लेवल पे करता है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो 2 साल में एक मरतबा ये होता है। तो इसमें ये मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसकी सदारत करेंगे। और उस दौरान में जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी ऑन द साइड लाइन, उसमें बहुत सारे मामलात और रिलेशन दो कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के और मुताल्लिका कंट्रीज़ के जितने आ रहे हैं, उन सारों के साथ मीटिंग होगी। और सारों के साथ गुफ्तगू शुनीद में ट्रेड की भी बात होगी, कॉमर्स की भी बात होगी, पॉलिटिकल एक्सचेंज की भी बात होगी, हमांगी की भी बात होगी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो पाकिस्तान अपना स्टैंड लेता है, वो ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम SCO के मेंबरान पाकिस्तान के साथ खड़े हो, लेकिन बायलैटरल पर ऐसे मौक़ों पर जब बातचीत होती है तो काफ़ी ज़्यादा हम आहंगी बढ़ती है मुल्कों के दरमियान। तो ये 7 जो सरबराहान आ रही हैं और बाकी 3, उन सारों के साथ बायलैटरल मीटिंग भी होगी। इन मीटिंग्स में MOU भी साइन होंगे। ख़ास तौर पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर के लिए शुनीद यही है कि जो 16.2 बिलियन की और जो उनका लोन है हमारे ऊपर, उस रोल ओवर की भी कुछ तैयारियां हैं, जो कि सीनियर और हमारे 14 से 17 तक का दौरा होगा। अच्छा, आपने जैसे बताया चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद, अब ये हमारी इकानमी के लिए कितनी अहमियत की हामिल है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन ने तो कहा है कि हम आपसे मसनूआत लेना चाहते हैं। पाकिस्तान अब थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो जाए, कुछ अभी हालात अपने संभाले हैं, वरना तो बड़े ही दीगर गू हालात थे। तो अगर थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ अगर माइल हुए, क्योंकि अगले हमें 2029 तक तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा हमें कर्ज और प्रिंसिपल अदा करने पड़ेंगे, वो पैसे भी हमने कहीं ना कहीं से फॉरेन एक्सचेंज लाना है। और इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जब तक हम अपने एक्सपोर्ट ना बढ़ाएं, रिमिटेंस ना बढ़ाएं, अपने मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट ना करें, जिसके के चांसेस अभी कम नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, सिक्योरिटी के हालात की वजह से। तो जब तक ये ना हो, उस वक्त तक हमारे हालात तो बड़े मकबूज रहेंगे। तो इसमें आपका जवाब मिल जाता है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। चाइना का पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना हमारा एक जरीना दोस्त है, लेकिन दोस्ती दुनिया में जो ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक लेवल की होती है, मुल्कों के दरमियान होती है, वो मुश्तरका मफाद और मुश्तरका रिस्पेक्ट, मुश्तरका इज़्ज़त व एहतराम और मुश्तरका मफाद के तौर पर होती है। चाइना का मफाद ये है कि चाइना का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया है पाकिस्तान, CPEC के ज़रिए वो गवादर तक, और उसको 5000 किलोमीटर का मुसाफियत रह जाती है, 16,000 नॉटिकल माइल को छोड़ के समुद्री रास्तों को। और समुद्री रास्तों में वहाँ अमेरिका के जहाज़ और बाकी सबमरीन्स और ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन और जापान सारे बैठे होते हैं। उस लिहाज से थोड़ा सा इनको एक सेफ मिल जाता है अपने ट्रेड, कॉमर्स, बाकी तमाम चीज़ों के लिए। तो पाकिस्तान से उनका मफाद और पाकिस्तान का चाइना से मफाद। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ थे और बात कर रहे थे कि जो आज इजलास चल रहा है 14, 15, 16 को, तो इसके हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे। लेकिन अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको दुनिया बोल है में खुश आमदीद, और ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ेगी क्रिकेट की। बहुत दिल दुखा है, टूटा है, और दिल दुखने और टूटने का सिलसिला जारी और सारी है। अब अगर इसको स्क्वाड तब्दील करके टूटने से बचाया जा सकता है, सौ बिस्मिल्लाह। स्क्वाड कब तब्दील करने का ऐलान किया गया है, और इसमें बड़े बड़े नामों को किया गया है बाहर, जिसमें हम पिछले शो में बात कर ही रहे थे कि बाबर आजम, आई थिंक इट्स टाइम नाउ, इट्स टाइम कि अब आप तरह बाहर बैठ जाएं। बाबर आजम बाहर हैं, नसीम शाह बाहर हैं। नसीम शाह नौजवान बॉलर हैं, लेकिन वो बाहर हैं। शाहिन शाह अफरीदी
भी बाहर हो चुके हैं। अब ये बड़ी खबर है कि बाबर जैसे प्लेयर को बाहर बिठा दिया गया, लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है, और किसको बाहर स्क्वाड में किया गया है सोनिया साहब? ना करें, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए भी। ये आपको दुख हो रहा है? आप तंज कर रही हैं किसी हमारे दुखों पे यार? ऐसा नहीं है, दुख हो रहा है मतलब बगैर खिलाए किसी को आउट कर दिया गया, ऐसे टक करके बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तानी सियासत की बात कर रही हैं? वो तो होता ही रहता है। अच्छा, आप क्रिकेट की बात कर रही हैं? क्रिकेट में भी तो सियासत चली रही है ना वैसे। हाँ, ये सरफराज की बात कर रहे हैं, सरफराज को भी ड्रॉप कर दिया गया, इस सब पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान वुमेन भी कोई अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है ना, मतलब कि ठीक है हमारी लड़कियां ये वो सब बहुत अच्छी बात है, ना दे आर नॉट डूइंग गुड, मतलब क्रश होके हार रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से भी हम हार गए। और अगर कोई ये लेके बैठा हुआ है कि जी न्यूजीलैंड आज हमारी उम्मीद है, न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड है वो। खैर, अब इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। साजिद खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। और चलिए सबसे पहले ही सवाल यही आई है, बल्कि सोनिया आप करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, मैं बहुत दुख में और तकलीफ में हूँ मैं कि भाई बगैर खिलाए जो है वो आउट कर दिया गया है सरफराज को, तो बड़ी तकलीफ दे बात है, ऐसे कैसे भाई? बहुत शुक्रिया सोनिया, और आपको फैसल भाई को अस्सलाम वालेकुम, पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की, जिस तरह फैसल भाई ने बात की और जिस तरह हर आदमी बात कर रहा है पाकिस्तान के जो सुपर स्टारों को चेंज कर दिया है। फैसल भाई, सोनिया 30 सेलेक्टर चेंज हो गए, 5 सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आए, खिलाड़ी वही के वही है, और पाकिस्तान क्रिकेट की 3 साल तारीख में कोई भी जीत नहीं आई। अगर तो वाइट बॉल, रेड बॉल, तमाम फॉर्मेट में पाकिस्तान पीछे चले गया और टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी के आखिरी रुक में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फैसल भाई, कभी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में ही नहीं होता जहां पहला टेस्ट मैच खेला हो और जहां 11 पिच का उस 11 स्क्वायर हो, जहां 11 पिचें बनी हो और उसी जगह पे टेस्ट मैच कराया जा रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, और रिकॉर्ड इंग्लैंड वाले उसके लेट के कैमरे बना रहे हैं और 2 फंके लगा के उसका मजाक बनाया जा रहा है। और दुनिया क्रिकेट में हमारा मजाक तो क्रिकेटरों ने बनाया है। और दूसरी चीज जो सरफराज अहमद के हवाले से जैसे सोनिया बात कर रही है, नजमिया फिक्री है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के आकिब जावेद साहब, यकीनी तौर पर हमने और फैसल ने पिछले प्रोग्राम की तारीफ की थी, श्रीलंका के बॉलिंग हेड कोच थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इनको बॉलिंग के साथ जिम्मेदारी दी, चीफ सेलेक्टर बनाया, उन्होंने आके ये फैसला कर दिया है, हमने बाबर को रेस्ट करा दिया है, शाहिन शाह अफरीदी रजा गया, नसीम शाह को रेस्ट करा दिया है। तो बात सिंपल सी है, बगैर खिलाए सरफराज अहमद को आप रेस्ट करा रहे हैं। मगर मेरे पास जो इतलात है यकीनी तौर पर, क्योंकि सबसे बड़े चैनल पे बताना जरूरी है, ऐसा नहीं है। सरफराज अहमद के जो साला है वो जर्मनी में आईसीयू में एडमिट है। अच्छा। आफ्ताब भाई जो उनके दामाद हैं, जो आफ्ताब भाई वो खुद बहुत ज्यादा परेशान है और सरफराज अहमद ने रिलीज लिए और जर्मनी चले गए हैं, ये पहुंचने वाले होंगे। तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके हमारा प्रोग्राम यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और मेरे शागिर्द ये अपनी अच्छी क्लैरिफिकेशन दे दी साजिद भाई। लेकिन जो आपने बात की है ना वो पिच वाली, तो 11 स्क्वायर्स हैं और उसी पिच को, और कोई और नहीं, इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान माइकल आर्थरटन वो उस पर तबसरा कर रहे थे, उनकी वीडियो भी सामने आई है, और एक बहुत बड़ा पंखा लगा के उस पिच को सुखा रहे थे। वो सेइंग कि जी द क्रैक्स आर कमिंग अप। 11 स्क्वायर्स हैं एक ग्राउंड में और उसमें वही पिच दोबारा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान नए से नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। यू नो, क्रिकेट की इस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ऑफ द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन तक, जिसमें फखर जमान ने खूब, आपको पता भी है ना एनओसी वाले मामलात, तो यहां से लेके वहां तक ये बात अब साजिद साहब क्लियर होती जा रही है कि प्रॉब्लम सिर्फ टैलेंट या लड़कों में नहीं है, प्रॉब्लम बड़ा है। और अगर ये प्रॉब्लम ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड हल नहीं हुआ तो जो हमारी हॉकी का हाल है वही क्रिकेट का भी होगा। बहुत प्यारा सवाल किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा गुरुबंधु प्लेयरों ने बनाई, गुरुबंदी थी, डंके की चोट में आज भी है। और जो फकर ने बात की, और फकर ने एक और बात की फैसल भाई, बाबर के साथ जो आपने उनको ड्रॉप किया है, रेस्ट कराया, 9 टेस्ट मैच 18 इनिंग, विराट कोहली 3 साल तक खेलता रहा, उसको रेस्ट नहीं कराया। तो ये एक प्लेयर पावर दोबारा सामने आना चाह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के सामने। मोहसिन नफी साहब वजीर दाखिला है, पीसीबी के चेयरमैन है, 5 दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन
बदल चुके हैं, खिलाड़ी वहीं के वहीं हैं। मगर आपका सवाल यह कि जो एनओसी अगर फकर को आपने नहीं दी और 30 घंटे की फ्लाइट करके आप उसको बुलाते हैं फिटनेस टेस्ट लेने के लिए और फिटनेस टेस्ट नहीं लेते, अब फकर को यकीनी तौर पर सेंट्रल काउंटर पे मेरे अपने जराए बताते हैं सी कैटेगरी दी जाएगी। जो फकर ने जो सीओ साहब के लिए मोहसिन के साथ और जो सलमान के लिए बोला था, सलमान सबसे पावरफुल बंदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत करीबी और सारा कुछ वही देख रहा है। तो फकर तो वो हाई टारगेट लिस्ट पे, जैसे शाहिन शाह अफरीदी अपने सुसर की वजह से टारगेट में है, तो शाहिद अफरीदी की वजह से, तो यकीनी तौर पर शाहिन शाह अफरीदी क्रिकेट बोर्ड में। आपको याद होगा इंग्लैंड में मोहम्मद यूसुफ के साथ जो हुआ था, सवाल ये पैदा था घूम फिर के प्लेयर पावर ग्रुप बंदी क्यों हो रही है। आपने बड़ी प्यारी बात की थी, सवाल ये होता है हॉकी, स्क्वाश, फुटबॉल उससे बदतर कर दिया, लोग क्रिकेट नहीं देखते। आप दूसरा टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड से, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जैसे कि हमने आपने इस प्लान में बात की 4.5 दिन में टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाएगा। अब टर्निंग विकेट बना रहे हैं, साजिद खान को रखा जा रहा है। साजिद खान को रखने का मकसद ये, इससे पहले साजिद को क्यों नहीं खिलाया था, ऑफ स्पिनर है जो 17-2 बांग्लादेश के खिलाफ तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। अब यहाँ जिस तरह की बॉलिंग थी हमने बात की थी, अबरार तो चलो डंकी के शिकार हो गया, उसे उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई है। फिर आप ये नुमान जो 37 साल या 40 साल के हैं, जो 15 टेस्ट मैच में 47 विकेटें ली हैं, फिर आपके पास आप साइम अयूब को फिर आपने टीम में रख लिया है। वो साइम अयूब को टीम में रखने की वजह क्या है मुझे नहीं बता दे। जो आज आपने सवाल किया तो बैट शॉट मारा था साइम अयूब ने, तो उसको तो आप ड्रॉप करें। दूसरा जो आपने ड्रॉप किया है नसीम शाह को, शाहिन शाह अफरीदी को, वो टेस्ट मैच आपको याद होगा वो विकेटें दे क्या है, टेस्ट मैच ड्रॉप करने की कोशिश ही नहीं की। आमिर 60-65 पे खेल रहा था, आमिर जवान टेस्ट में खेलने इतनी आसानी से विकेटें दे देते हैं, इनको इतनी आसानी से विकेट मिलती है, 100-100 150 रन देते हैं, फिर भी 2-2 विकेटें लेते हैं। सवाल ये पैदा पाकिस्तान के क्रिकेटरों की जो फिटनेस है, गैर मियारी फिटनेस है, फिर लड़के फोकस नहीं करते। फिर आपके हेड कोच जो है, फिर आपके जो असिस्टेंट कोच हैं, वो हम कह रहे हैं बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाह रहे, चीफ सेलेक्टर ने आगे ड्रॉप कर दिया। क्या मजाक बना रहे हैं, लोगों क्या बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। लोग क्या बेवकूफ हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो समझते नहीं क्या। देखिए बात एक करें, आपने बाबर को रेस्ट कराना है, रेस्ट कराएं, डंके की चोट पे कराएं। कामरान गुलाम डिजर्व करता था, पहले टेस्ट ही डिजर्व करता था, पहले टेस्ट। साजिद भाई जिनको रेस्ट करवाने उनको रेस्ट करवाएं, जिनको निकालना है उन्हें बगैर खिलाए निकाल दें। अब चलें वो तो हो गया, अब ये बताइए कि नए नाम कौन से हैं जो शामिल होने जा रहे हैं टीम में, उनका तो कुछ बताइए। देखिए साजिद खेलेगा, आप मुझे बताएं, मोहम्मद अली को आपने ड्रॉप कर दिया, फिर मोहम्मद अली को लेके आ गए। सवाल ही पता, मीर हमजा को फैसल भाई और सोनिया हमने कितनी दफा कहा था मीर हमजा ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है। फिर आपने पहला टेस्ट किसके प्रेशर के ड्रॉप, क्या शाहिद अफरीदी का इतना प्रेशर है शाहिन शाह अफरीदी की वजह से शाहिन शाह अफरीदी को अपने टारगेट पर। देखिए दो चीजें चल रही है मार्केट में, शाहिन अफरीदी की वजह से शाहिन शाह अफरीदी को टारगेट बनाया जाता है, इसमें कोई दौर नहीं, और एक चैनल यूज किया जा रहा है खसूसी तौर पर, वो सबको पता है वो चैनल किसका है, कौन वहां बैठ के प्रोग्राम करता है। ये चैनलों की लड़ाई थोड़ी है, पाकिस्तान की टीम है यार, पाकिस्तान जो अच्छा है, मीर हमजा अच्छा था, उसको खिलाना चाहिए था। पहला टेस्ट आपने खिलाया नहीं, बैकफायर करके अब उसको 11 रन की टीम में आपने सेकंड टेस्ट में डाला है। फिर पाकिस्तान के पास आप देखें ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग 2 सुपरस्टार बनके सामने आए। एक तो आप जो अपने आमिर जवान ने आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर क्रिकेट खेला है, फिर आगा सलमान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, 3 सेंचुरी 8-50। इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना फैसल सोनिया, पाकिस्तान टीम जीत सकती है। बड़े नाम नहीं, अगर बड़े नाम आप साजिद भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जीत सकते हैं हम, वन ऑफ कोई जीत भी जाएं, सिचुएशन तो वही रहेगी। अच्छा कैप्टन जरा मुख्तसरन बताएं, क्योंकि वुमेन क्रिकेट की बात करनी है, कैप्टनसी का क्या मामला चल रहा है, जाएगी रहेगी, किसके पास जाएगी? देखिए पहले तो आपने और हमने बात की थी पिछले एक टेस्ट मैच के लिए आपने कप्तान अनाउंस किया था, फिर आज आपने ये अनाउंस नहीं किया, और फिर आप कह रहे इस सीरीज के बाद जो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा फिर हम शान को हटा देंगे। कप्तानी तो यकीनी तौर पर अब रिजवान को ही 3 फॉरवर्ड कप्तानी देने की बातें हो रही है ना। अगर रिजवान इतने आसानी से नहीं बनेगा, रिजवान अपनी शराइत लेके आएगा, रिजवान आएगा तो इफ्तिखार भी आएगा, फिर वो जो अब्दुल रहमान जो है वो असिस्टेंट कोच आएंगे, जो उनके अब्बा हैं यकीनी तौर पर जो मेंटोर बने मिसबा और बैटिंग कंसल्ट आएंगे, तो रिजवान बहुत मुश्किल पर्चा है, इतना आसान नहीं लगता जो विकेटों के पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन ये मुश्किल पर्चा तो है, लेकिन नतीजा जो है वो हम और आवाम भुगत रहे हैं। आखिर में मुख्तसरन जरा बताएं, पाकिस्तान वुमेन टीम वो भी क्राइसिस में है, फातिमा सना भी गालिबन जो है वो कैप्टनसी से हट गई हैं, अब मुनीबा गालिबन कैप्टनसी कर रही होंगी, वैसे ही इन हॉट वाटर्स थे
इंडिया से तो हम चलें फिर कुछ थोड़ा फाइट करके आ रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो हमें क्रश कर दिया बुरी तरीके से। आज के मैच से कोई एक्सपेक्टेशन है साजिद भाई पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड वुमेन टीम? फैसल सोनिया, पहले तो फातिमा के वालिद का इंतकाल हो गया था, वो बेचारी वापस कराची वापस आ गई। बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान की अगर वुमेन्स टीम में कोई क्रिकेटर है तो वो कप्तान थी जिसने बॉलिंग बैटिंग कप्तानी एक इनपुट डाला। नीदा डार हुआ, वसीम हुआ, जुनैद हुआ या अब्दुल रहमान ने बेड़ा गर्क कर दिया टीम को। और 6 पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के, 4 पॉइंट है इंडिया के। फिर आप अगर 2 पॉइंट पे आप क्या 1 पॉइंट जो ए कैटेगरी में है वो तो आप सोच ही नहीं सकते ना। एशियन चैंपियन को आपने हराया श्रीलंका को, उसके बाद आपकी बॉलिंग बैटिंग कप्तानी फेल। कप्तानी तो बहुत ही अच्छी है, फिर लड़की ने खास तौर पर रीडा डांस जैसी सीनियर प्लेयर ने जो पाकिस्तान के बैटिंग पावर प्लेयर ने और बॉलिंग पर जो बैटिंग प्लेयर और जो सियासत की है ना, तो ये भी वुमेन्स में बहुत ज्यादा सियासत है। और जो बच्ची कप्तान बनी है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की सुपरस्टार बन सकती है, सना मीर जैसा नाम रोशन कर सकती है, मगर उसको पूरी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट नहीं किया लड़कियों ने, जो आप हम 2 पॉइंट लेके मौजूद हो रहे हैं और न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, फील्डिंग बॉलिंग कप्तानी, और इनके एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे एनालिस्ट पे हम ज़रा बता रहा था। अच्छा फैसल भाई, सोनिया एनालिस्ट जो है ना, आप देखिए इलियास चौधरी एक बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं, उनकी सोर्स नहीं है, सिफारिश नहीं है, उनको आप रखते नहीं है, तो ये चीजें गलत होना चाहिए। डेटा का आजकल साजिद भाई इतना ज्यादा हो चुका है, खैर हम इस पर भी आगे चल के जरूर बात करेंगे शो में। बट थैंक यू सो मच, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हासिल हुसूल हुआ कि मेन से लेके वुमेन्स क्रिकेट तक सियासत ही सियासत चल रही है। और जितने साजिद भाई नाला नजर आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से तमाम आवाम इतनी ही डिसहार्टेंड है, इससे भी ज्यादा डिसहार्टेंड, बहुत ज्यादा। साजिद भाई तो सिर्फ नाला नजर आ रहे हैं, आप माइक लेके आज आवाम में चले जाए ना तो आप तो नहीं जाने वाली। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। एक बार फिर कहेंगे आपको दुनिया बोल है, मैं खुशामदीद। और अब हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजा रेहान से। राजा रेहान कौन है? कलोन में जर्मन मास्टर क्लास चैंपियनशिप फाइनल का इन्होंने टाइटल जीता है और तमाम हरीफों को शिकस्त दी, और शिकस्त भी ऐसी कि क्या ही कहने हैं। तो राजा रेहान और उनकी कोच कम वाइफ गुनिया बूमा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा अस्सलाम वालेकुम, एंड गुनिया आपको भी अस्सलाम वालेकुम, गुडन टाग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस शो। कैसे हैं आप दोनों? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द लेडीज फर्स्ट एज वेल। गुनिया, हाउ आर यू टुडे? Alhamdulillah, I'm feeling really good and I'm really happy to be here with you today. Pleasure all mine lady. And राजा साहब, आपने कमाल कर दिया सर, कराटे चैंपियनशिप जीत ली है। लेकिन मैं आगाज़ करूँगा आपकी स्टोरी से, और वो ये जो खातून आपके बराबर में बैठी हैं आपकी कोच थी और उसके बाद ये वाइफ होगी। मैं भी इंक्विजिटिव हूँ इसीलिए जानने में। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। ये जर्नी किस तरह शुरू हुई, पहले ये तो बताइए। एक्चुअली मैं बर्लिन से खेलता था, बर्लिन स्टेट से। सो हमारी मीटिंग हुई एक ट्रेन में, उसके बाद हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। और ये ऑलरेडी इनको एक्सपीरियंस था कोचिंग में, और वहाँ से बस फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। और लास्ट 3 इयर्स से मैं नेशनल खेल रहा हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट दिस टाइटल। एंड एज वी ऑल नो दैट कि हर सक्सेस के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, एंड बिहाइंड माई सक्सेस द वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू मी। आप पिछले 3 साल से आप खेल रहे थे, फिर आपकी शादी हुई, आपको कोच मिली, बाय द वे आपको ट्रेन में मिली, और ये जब आपको एज अ कोच मिली तो ज़ाहिर सी बात है ये कराटे की कोचिंग करती थी। 1 मिनट को भी जहन में नहीं आया कि कभी आगे चल के अगर आपने इजहार किया और अगली जो है वो कराटे चैंपियन है तो वो क्या होगा? लेट मी पुट इट इन दिस वे एज वेल दैट गुनिया, आई एम आस्किंग राजा दैट व्हेन ही प्रपोज्ड यू, did he think that he is proposing a karate coach, and if something goes wrong, a lot of things can go wrong? बेसिकली जो मैंने सीखा, जो मुझे इनसे सीखने को मिला वो ये था कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, अगर आप इन्होंने मेरी फ़िज़ीक पे बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो कोई भी गेम, कोई भी टूर्नामेंट आप जीत सकते हैं। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस,
ये इनसे जो मैंने सीखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने ये जीता, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ये चैम्पियनशिप जीत लेंगे? वो माइंड में तो चलें आप प्रिपेयर थे कि मैं मोटिवेटेड हूँ और, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? और जब आपको ये टाइटल मिल गया तो क्या आपके इमोशंस क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि लास्ट मैंने 2 times जर्मन नेशनल चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया, बट इट वाज फर्स्ट टाइम दैट शी वाज माय कोच, और लिटिल बिट डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड शी मोटिवेट मी ऑलवेज दैट यू कैन, कि आप जीत सकते हो। तो मुझे लग रहा था कि मैं जीतूंगा। जब फाइनल में मैं गया, सेमीफाइनल भी बहुत सख्त था क्योंकि लास्ट टाइम का चैम्पियन जब मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि यार इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट एज आई टोल्ड यू, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो इन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस मुझे सिखाया, वो मेरा काम आ गया। और उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरी पूरी फैमिली जो पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट कर रही है, तुर्क फैमिली, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। अच्छा रेहान, मुझे मेरा एक और सवाल है। मुझे अभी आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ, आप बताएं कि आपकी बेगम ज़्यादा अच्छी हैं गोनिया या कोच ज़्यादा अच्छी हैं? This is a very weird question. You can say combo, both. बहुत ही आपने बहुत अच्छा, बहुत डिप्लोमेटिकली अच्छा आपने जवाब दिया। अच्छा गुनिया, I want to ask you that you are young yourself. In such a young age, you have been coaching. How long have you been coaching? Basically, I'm in sports field a very long time. I was also coaching my sister a little bit when she was smaller because she was doing gymnastics. So I was also training with her. I got experience from this. And then I think like 2 years before I started the karate coaching. And yeah, I'm really happy with this. It's really a new experience that you get. And especially when you do coaching, you also feel very, very proud of your student who's winning the German national championship. Yeah. Just one more thing, that you know, when it comes to Germany and when it comes to sports in Germany, football is obviously the most popular sport, and from Yes. Bayern Munich to Bayern Leverkusen and Stuttgart FC, the team is very famous. Then German boxers are also very famous in the world. How about the karate circuit in Germany? How famous is it? I think when you would ask a person from like on the street or something, what you know about karate, it's a little bit less what they know. It's not that common here. But if you are in the field of karate, of course, you can see the many varieties of karate also inside of Germany. So there are a lot of clubs. For example, also here in the Saxony state, there are a lot of clubs. And when you're deeper into karate and yeah, you can see it like that. It's a very common sport, but I think like on the TV or on the news, it's not that represented like, for example, football. Yeah. बिल्कुल। वैसे रेहान, आगे की क्या तैयारी है, क्या प्लान किया हुआ है, क्या चीज़ और कौन सी चैम्पियनशिप्स में जंप इन करना है और जीत के आना है? बेसिकली मैं ऑलरेडी जर्मनी को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ लास्ट 2 years, और मैंने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते। बट अभी क्योंकि मैं जर्मन नेशनल टीम का हिस्सा बन चुका हूँ, और अभी मेरा प्लान है कि जर्मन टीम को रिप्रेजेंट करना और जर्मनी के लिए मेडल जीतना। और इसी मंथ हमारी एक जर्मनी में हो रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मैं जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करूँगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच राजा रेहान एंड गोनिया फॉर योर टाइम, एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह नाम रोशन करते रहें, पाकिस्तान का भी और जर्मनी का भी। थैंक यू सो मच। तो ये थे राजा रेहान और वाइफ गोनिया। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बिल्कुल, लेट्स टेक अ ब्रेक। यस। दुनिया
बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात करेंगे मौसम के सूरत हाल की। तो आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और आज सुबह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क्या बारिश हुई है, क्या मौसम सुहाना हुआ है और गर्मी की शिद्दत में भी बड़ी कमी वाक़ई हुई है। ताहल शहर में हब्स की सी कैफियत बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्दिस्तान में मतलब जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि चित्राल, दीर और गर्दोनवा में गरज चमक के साथ चंद मकामात पे बारिश के इम्कानात हैं। ताहम अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो जनाब कराची की सबसे पहले बात करेंगे। कराची के जो बादल हैं वो गरज चमक हो भी सकती है और नहीं भी, कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 रहने का इम्कान है। और मतलब जो है वो आप देख सकते हैं क्लाउडी है, बारिश हो भी सकती है। बात करेंगे अब ज़रा हमारे पड़ोसी हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद में भी बादलों का राज बरकरार रहेगा। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 रहने का इम्कान है। और बात करते हैं अब मीरपुर ख़ास की। खासियत जो है वो ये है इनके मौसम की कि 25 जो है वो रहने का इम्कान है मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रहने का इम्कान है 38। अब बात करते हैं नवाबशाह के बारे में। मीरपुर ख़ास के बाद नवाबशाह आ गया। आप देख सकते हैं कि स्काई जो है क्लियर है, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 17 रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्रीज तक जा सकता है। बात करते हैं अब दूसरे शहर लाड़काना की। लाड़काना में मतलब जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 रहने का इम्कान, मतलब कि सूरज भाई जो हैं वो आबोताब के साथ चमकेंगे। बात करते हैं गवादर की। गवादर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्रीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्रीज़ रहने का इम्कान, मतलब कि गर्मी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलते हैं क्वेटा की जानिब। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत 10, ओ माय गॉड, मतलब कि भाई हुडीज़ निकाल लें क्वेटा वालों, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 रहने का इम्कान। चलते हैं अब मुल्तान की जानिब। मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्रीज़ रहने का इम्कान, मतलब कि हुडीज़ नो हुडीज़ प्लीज़ मुल्तान वालों। अभी बाद में चलते हैं लाहौर के जानिब। ज़रा लाहौर दिखाते हैं जनाब। लाहौर में जो है हवाएं चल रही हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे मेरे पीछे, और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 20 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्रीज़ रहने का इम्कान। उसके बाद चलते हैं फैसलाबाद की जानिब। फैसलाबाद में कम से कम दर्जे हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्रीज़ रहने का इम्कान है। गर्मी यहाँ पे भी है। बात करते हैं अब शहर इक़्तिदार की, यानी कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जे हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान। मौसम वहाँ पे काफ़ी खुशगवार है। और बात करते हैं अब उन्हीं के पड़ोसी मरी की। मरी में जो है वो दर्जा हरारत रहने वाला है महज 12। क्या मौसम है भाई मरी जाने वालों, जो लोग जा रहे हैं वो हुडीज़ और स्वेटर्स लेके जाएं साथ में। उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज जो आपको मिलेगा वहाँ पे वो सिर्फ 24 ही मिलेगा, मतलब कि प्लेजेंट। बात करते हैं हम पेशावर की। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत और 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान। उसके बाद बढ़ते हैं जनाब मुजफ्फराबाद की जानिब। मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहने का इम्कान है 18, मतलब कि प्लेजेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्रीज तक जाएगा, बेरेबल है। और चलते हैं साथ साथ स्कर्दू में। स्कर्दू में बादलों का राज रहेगा। बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 7, ओ माय गॉड, सर्दी आ गई है वहाँ पे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सो ये था आज का वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं सीधा फैसल की जानिब। फैसल, ओवर टू यू। आखिर में स्कर्दू दिखा के आप कह रही हैं ओवर टू यू। तो स्कर्दू में तो इस वक्त मौसम सिर्फ सुहाना नहीं शदीद सुहाना है, क्योंकि ख़िज़ा की आमद है, और ऐसे में स्कर्दू, गिलगित, चित्राल सब का सब सुनहरा हो जाता है। खैर आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। अभी आपको ये बताते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में आज से जाइटेक्स आलमी नुमाइश में पाकिस्तान भी शरीक है, और इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तानी फर्म्स के लिए बहुत कारआमद होगा ना। जाइटेक्स ग्लोबल का जो शेड्यूल है वो 14 से 18 अक्टूबर तक है। इस बार जाइटेक्स डिजिटल मईशत और ज़मीन की तज़ीनों की नई तारीफ़ के उन्वान से हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से जो नुमाइश करंदगान की तादाद है वो है 24। जाइटेक्स ग्लोबल जो है दुनिया का सबसे बड़ा है टेक शो, और इस नुमाइश में शमूलियत का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान को आलमी हुकूमतों, स्टार्टअप्स, माहिर सरमायाकारों और सनत के रहनुमाओं से जोड़ेगा।
कॉर्पोरेट ख़रीदारों से राब्ते बढ़ेंगे और मुस्तक़बिल में ज़र मुबादला के लिए भी अहम संग मील ये साबित हो सकता है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली इस तकरीब में पाकिस्तान से 24 नुमाइश करंदगान शिरकत कर रहे हैं। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा अरब इमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमज़ी से। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जाइटेक्स की अहमियत पे भी बात करेंगे। इससे पहले ज़रा वीज़ा से मुतालिक थोड़ी बात कर लें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि इससे पहले जो एग्री एक्सपो हुआ था उसमें कुछ वीज़ा के मसाइल आए थे। तो इस बार क्या मेक श्योर किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में आसानी हो? जाइटेक्स के तो हमारे जो हमने वीज़ा अप्लाई किए थे वो तो मोर और लेस कोई 80 से 85% हमारे इशू हो गए। बाकी वीज़ास की प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम है। मैंने अपने लेवल पे इनके मिनिस्टर से, अंडर सेक्रेटरी से हर जगह पे रेस किया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेस किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेस किया है। ये इन्हीं कुछ कंसर्न्स हमसे इन्होंने भी शेयर किए हैं जो हम जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया कि एक तो वो कहते हैं कि जी 3 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की तकरीबन 50-55% है। दूसरा वो कह रहे हैं कि दूसरा ये कि बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पे आते थे विजिट वीज़ा पे और अनफॉर्चुनेटली वो इलीगल उनका स्टे हो जाता था। फिर कुछ और प्रॉब्लम भी थी, होस्ट ऑफ प्रॉब्लम जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान ने और बाकी जनूबी एशिया के ममालिक ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इस मुल्क की तरक्की को। ख़ासतौर पाकिस्तान ने इनकी एयरलाइन सेक्टर बनाई, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बनाया, बैंकिंग सेक्टर बनाई, मिलिट्री फोर्सेस को सेटअप किया, एयरफोर्स को सेटअप किया। पर अब ये लोग एक हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और अब यहाँ पे बहुत से लोग मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका और मगरबी यूरोप से लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपनी कॉम्पोजिशन को भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। तो पाकिस्तान को चाहिए एक जो हम अपना लेबर भेजते हैं उसको थोड़ा सा बेहतर ट्रेन करें, उसकी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर करें, उसकी ट्रेनिंग बेहतर करें, उसकी सर्टिफिकेशन बेहतर करें। इन्होंने हमसे बहुत शिकायत की कि जी आपके सर्टिफिकेट्स बहुत जाली आते हैं, तो हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, हमें अब थोड़ा सा हाई एंड लेबर की तरफ आना चाहिए कि आपके हाई एंड अकाउंटेंट्स, हाई एंड बैंकर्स, हाई एंड फिजियोथेरेपिस्ट, हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, डेटा साइंस एक्सपर्ट्स वो यहाँ पे आएँ। क्योंकि आपको जो लो एंड ब्लू कॉलर वर्कर होता है वो मैक्सिमम 1000 से 2000 कमाता है। और जो आपका हाई एंड वर्कर होता है उसकी मिनिमम सैलरी 20,000 से 40,000, 50, 60,000 होती है। तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। और थोड़े से इनको हमसे थे इतराज़ात के पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे बड़ा इनकी अंदरूनी और बैरूनी खारजा पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, जिसको अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। एक और मसला जो यहाँ पे था कि हमारे लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के मसाइल यहाँ पे लेकर आते हैं और वो यहाँ पे उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, क्योंकि 1 करोड़ की आबादी में से 88% लोग यहाँ पे गैर मुल्की हैं। अगर एक कौम को इजाज़त दे दें तो यहाँ पे क्यास आ जाएगा। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे चलता है। तो हमें पाकिस्तानियों को ये भी बताना है कि जी आप कि अगर कोई पहचान है तो पाकिस्तान होनी चाहिए और आप अपने पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो इस मुल्क में ना आके वो उससे हमारी बदनामी हो रही है यहाँ पे। जी साहब, आपने अभी 3 ममालिक का जिक्र किया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, लेकिन जिन वीज़ा मसाइल का सामना पाकिस्तानियों को है वो मसाइल और बाकियों को फ़ेस नहीं करने पड़ते, जबकि इनकी तादाद दुबई में जो हमने देखी दुगनी है। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि दुबई इंतज़ामिया ने मखसूस शहरों को भी वीज़ा देने के लिए बैन कर दिया है। इसमें कितनी सदाकत है? जी ये बिल्कुल हकीकत है। कोई 22-23 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। मैंने जैसा आपको कहा कि जी हमारी आबादी जो यहाँ पे है दूसरे नंबर पे है, पर बदकिस्मती से हमारी रिप्रेजेंटेशन की जेलों में नंबर 1 है। तो ये हमारे लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वजह क्या है कि हम उनके मुकाबले में आधे नंबर पे हैं, पर जेलों में तकरीबन उनसे दुगना है। तो ये चीज़ें भी, और दूसरा जो फैक्ट है उनकी स्किल्स हमसे बेहतर हैं।
उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और जो होता है वो भी हमसे बेहतर है। ये बात अभी गलत है, हिंदुस्तान को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, पर ज़्यादा नहीं हो रही। पर जैसे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, सूडान को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लबनान को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ताजिकिस्तान को प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ममालिक को प्रॉब्लम्स हैं, पर हमारी रिप्रेजेंटेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम सामने आ गए हैं इस सिलसिले में यहाँ पे। फैसल साहब, ये जो आप ये कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर पाबंदी लगाई है, व्हाट्स द क्राइटेरिया इसका? जी, अनफॉर्चुनेटली जो क्राइम में भी ज़्यादा थे और जो ओवर स्टे में ज़्यादा थे, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई है। और ये फ्रैंकली ये इशू कई लोगों ने लिया है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग हमारे अहम कलीदी ओहदों में बैठे हुए, उन लोगों ने खुद जाके इनकी हाईएस्ट लीडरशिप पे कुछ लोगों के कुछ डिस्ट्रिक्ट को नहीं करना चाहिए, बट वो मानते तो नहीं हैं, पर ये प्रॉब्लम है और हम रेस कर रहे हैं इसको रिपीटेडली। फैसल साहब, वैसे दुबई हमारा ब्रादर मुल्क कहलाता है, बहुत से पाकिस्तानी तो इसे अपना दूसरा घर समझते हैं। ऐसे में हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि दुबई इंतज़ामिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं ताकि वीज़ा के हुसूल का जो अमल है वो फिर से माजी की तरह कुछ आसान बना दिया जाए? मैंने जैसा आपको बताया जी, नहीं तो रेगुलरली इनके मिनिस्टर से भी, अंडर सेक्रेटरी से भी और बाकी लोगों से भी बात होती है, पर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रेस कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रेस कर चुके हैं, तो इसको हम कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हमें खुद ठीक करनी है, कि यहाँ पे इन लोगों ने हमसे कहा कि जी आपकी डिग्रीज होती हैं, अगर जेन्युइन भी होती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अटेस्टेशन उनकी जाली होती है, तो उससे बहुत हमें क्रेडिबिलिटी में फ़र्क हो रहा है। अब ये चीज़ें हैं जो हमें खुद ठीक करनी हैं। फिर ये लिटरली मैंने खुद भी देखा है कई दफ़ा ट्रैवल करते हुए, यहाँ पे आते हुए, कि जी पाकिस्तानियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि जी जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलें तो आप हर इनफरादी तौर पर पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, तो आपका लिबास ठीक होना चाहिए, आपके मैनर्स ठीक होने चाहिए। तकरीबन जिस फ्लाइट से भी मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो पाकिस्तानी वो बिल्कुल शलवार कमीज़ हमारी पहचान है, मैं खुद पहनता हूँ, बस को इस्त्री करके पहना करें। फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि जी यहाँ पे इतर लगाते हैं, तो थोड़ा सा हमें अपना पर्सनल हाइजीन भी बेहतर करनी है। दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी है कि वो लोग टिकटॉक बनाते हुए आते हैं, तो इनको एयर होस्टेसेस बहुत डांटती है, तो हमें अपने लोगों को खुद तरबियत करनी है कि जी आपके रवैये की वजह से पूरा मुल्क का ब्रांड इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तालीम भी बहुत ज़रूरी है। फ्रैंकली पाकिस्तान तालीम के सिलसिले में बहुत मार खा रहा है, बहुत ज़्यादा तरबियत बहुत ज़रूरी है कि आप एक माशरे में जब रह रहे हैं जहाँ पे 200 मुख्तलिफ ममालिक के लोग रह रहे हैं, तो आपको अपना बेहतरीन रवैया, बेहतरीन मैनर्स दिखाने चाहिए। इस सिलसिले में हमारे लोगों को भी, हुकूमत को भी और मिल के भी ब्रांडिंग हमने ठीक करनी है पाकिस्तान की। आपने ये बहुत अच्छी बात की। चलें, लेट्स टॉक अबाउट जाइटेक्स नाउ। दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट, कितना ज़्यादा हम फ़ायदा उठाने वाले हैं इस इवेंट से सर? जी, जाइटेक्स ग्लोबली वन ऑफ द सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का एग्जीबिशन है और डेफिनेटली ये इस रीजन का सबसे बड़ा है, और इसमें पूरी दुनिया के आईटी एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स, कॉरपोरेशंस जमा हो रही हैं, और पाकिस्तान की प्रेजेंस इज़ सिग्निफिकेंट यहाँ पे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हमेशा पता है कि हमारा जो मुल्क है वो आप सिर्फ चावल पे, दालों पे, मसालों पे इकॉनमी को ग्रो नहीं कर सकते। आजकल की इकॉनमी है वो सारी की सारी हाई एंड होती है और आईटी रिलेटेड है, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज़। हमेशा हमारे कोई 150-200 कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये इट्स अ बिग इवेंट। सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाकिस्तान का जो दुनिया में नंबर पड़ता है वो दूसरा है, लेकिन हालिया दिनों में इंटरनेट की ख़राबी की वजह से बहुत सी कंपनीज़ ने बैक ऑफ भी किया था। पाकिस्तान से बिल्कुल ही वो मुंतकिल कर दिए गए थे, ख़त्म हो गया था लिटरली उनका। अब भी जाहिर सी बात है, जाइटेक्स वाली बात अगर है तो ये एतराज़ात उठाए जा सकते हैं कि हम कितना तैयार हैं इस किस्म के एतराज़ात के जवाब देने के लिए, और हमारा जवाब दुनिया को क्या देना होगा, लाइक क्या बोलेंगे हम? जी, ये मुझसे भी कई ऑफिसर्स ने कांटेक्ट किया है और हमने
ये कंसर्न्स शेयर किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अगर आपने अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ग्लोबली, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनइंटरप्टेड फ़्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ से लाजमी हो। तो उसका था सबमरीन केबल्स का एक वजह थी जो हमें बताई गई है, बट ये हमसे कंसर्न यहाँ पे रेस किया गया है। आई हैव कन्वेड इट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बैंक्स हैं, बहुत सी आईटी कंपनीज़ हैं, बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनकी सारी बैक ऑफिस सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा है। उसके लिए आपको बहुत रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट गवर्नेंस चाहिए विद इन द कंट्री एज वेल। तो ये एक इशू है और इसको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, फैसल नियाज़ तरमज़ी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और जाए टैक्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों को जो वीज़ा के इशूज़ हैं और मसाइल क्या क्या हैं उन पे आपने गुफ्तगू की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं ब्रेक के जानिब बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त, वापस आना है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। फैसल, वैसे आज कोई ख़ास दिन है? आज भी है, लेकिन स्पेशली जब मैंने बात की है स्पेशली, तो एक दिन है कल और वो है वाइट केन डे, सफ़ेद छड़ी का दिन। साल में एक बार ये दिन मनाया जाता है, लेकिन ये हर साल सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्पेशली एबल्ड और ख़ास तौर पर विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, बाहर के माशरे में तो नहीं लेकिन हमारे माशरे में उनके लिए ये दिन जो है मनाने का मकसद ये है कि हम पहचानें कि उनके लिए हमने बसीरत रखते हुए भी कितनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप गालिबन एक बड़े स्पेशल इवेंट में भी गए, तो चलें वो इवेंट क्या है। उस इवेंट का नाम था डाइनिंग इन द डार्क। अब ये नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, तो ये इवेंट है क्या, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया और आज मैं मौजूद हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त जगह, एक बड़े ही खूबसूरत इवेंट पे जो कि ख़ास फूड्स और रोटरी क्लब कराची के इश्तराक से जो है वो हो रहा है। ये इवेंट है किस नौयत का, आप देखिए ज़रा, मेरे पीछे लिखा है डाइनिंग इन द डार्क। डाइनिंग इन द डार्क से आपके जहन में क्या आएगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं हमारे माशरे में, हमारे माशरे का हिस्सा हैं, फैमिलीज़ का हिस्सा हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह के मसाइल का सामना करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स से दो चार हैं। हम कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं सकेंगे। लेकिन रोटरी क्लब ने और ख़ास फूड्स ने स्पेशली ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हमें ब्लाइंड फोल्ड करके अंदर ले जाया जाएगा और हम ये एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि जो रोज़मर्रा में ज़िंदगी में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को मसाइल दो चार हैं, वो जब हमें दो चार हों तो कैसा महसूस होता है। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी थीम जो है वो डार्क है और इसका जो नाम है डाइनिंग इन द डार्क वो इसीलिए है कि यहाँ सारी लोग जो हैं वो ब्लाइंड फोल्ड होंगे, सबकी आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई होंगी और हमें खाना दिया जाएगा। सो व्यूअर्स, एज यू कैन सी, मैंने अपने आप को ये ब्लाइंड फोल्ड बांध दिया है और इस वक्त मैं कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। मेरी आँखों के आगे कम्प्लीटली डार्क है, अंधेरा है और मुझे कुछ सर्व कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्या सर्व किया है, बट मुझे ये पता है कि कोई इस वक्त मेन कोर्स नहीं, कुछ अपटाइज़र वगैरह सर्व किया गया है। और मेरे लेफ़्ट राइट पर जो है वो कटलरी है, आई गेस यस, ये मैंने फोक लिया है और क्वाइट डिफिकल्ट। आई होप कि मैंने इसको पकड़ लिया हो। मेन कोर्स का आगाज़ हुआ जाता है। अब ये है बिरयानी, ये मुझे फील हो रही है कि ये राइस है। बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई है, बट एज यू कैन सी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं उसमें स्पून में कितना क्वांटिटी में राइस ले पा रही हूँ। व्यूअर्स, आपने देखा कि कितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि मैं इसमें कितनी क्वांटिटी में राइस डाल पा रही हूँ और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि रोटी तो मेरे हाथ में, तो ये कीमा जो है मैं इसको कैसे खाऊँ।
बहुत बहुत मुश्किल था। और इस थोड़े से दौरानिए में मैंने महसूस किया कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए रोज़मर्रा के काम करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। ये तो एक छोटा सा टास्क था ना, खाना खाना, क्या होता है, कुछ भी नहीं, हम बैठते हैं, खा लेते हैं, कभी सोचते भी नहीं इस बारे में कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती होगी उन लोगों की। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे तरफ में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़े लोगों से बात करें और उनका एक्सपीरियंस जानें कि उन्होंने यहाँ पर जो ब्लाइंड फोल्ड किया तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। मेरे साथ इस वक्त खातून मौजूद हैं जो बड़ी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी मालूम हो रही है। मैंने सोचा कि मैम यू लुक एब्सोल्युटली डिग्निफाइड एंड ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़, आपने अभी ब्लाइंड फोल्ड किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या फ़ील किया कि जब हम रेगुलर डेली बेसिस पे अपने मामूलात ज़िंदगी में खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, और आज जब आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आपने क्या डिफरेंस फ़ील किया? मैं पिछले 5 सालों से विजुअली चैलेंज लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं बहुत सिंपैथेटिक अपनी तरफ से समझती थी कि मैं हूँ और बहुत मैं इनका ध्यान रख रही हूँ, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि इट्स नॉट एन ईजी लाइफ एट ऑल। इन लोगों के लिए ना बड़े बहादुर हैं ये लोग। जब मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया इन लोगों ने तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि ठीक है चलो आई एम पार्ट ऑफ एन एडवेंचर। मगर जब खाना खाने बैठे और जब हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी मुझे हुई तो आई रियलाइज्ड कि कितना मुश्किल इन लोगों की ज़िंदगी होती है ना। बट अदरवाइज इट वाज अ आई ओपनर जिसे कहते हैं ना, अच्छा लगा। आई एम ग्लैड आई वेंट थ्रू ऑल दिस। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अली तरीन के साथ, जो कि ख़ास फूड्स के फाउंडर हैं और स्पेशली एबल्ड हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उससे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा अली, मुझे बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि ख़ास फूड्स बनाया जाए और आपने स्पेशली एबल्ड लोगों को यहाँ पर रखा, उनको सिखाया और उसको उन तमाम लोगों को पार्ट बनाया ख़ास फूड्स का। मैं जानना चाहूँगी कैसे मुमकिन किया आपने सब चीज़ों को? सो बेसिकली जो ख़ास फूड्स का भी आइडिया था वो इवॉल्व हुआ था डाइनिंग इन द डार्क से। हम काफ़ी अर्से से अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम करते रहते थे और हम चाहते थे कि हम कुछ यूनिक करें ताकि देखिए लेक्चर से लोग बोर हो जाते हैं। हमने कहा कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए लोगों की जो हम अवेयरनेस के थ्रू करें। वहाँ से हमने डाइनिंग इन द डार्क का आइडिया शुरू किया और डाइनिंग इन द डार्क एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। तो मेरी बहन जो कि फ़िज़ा हुसैन है, जो पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड शेफ़ हैं, तो फ़िज़ा को मैंने कहा फ़िज़ा हम डाइनिंग इन द डार्क करने जा रहे हैं तो हम इसको मज़ीद यूनिक करते हैं। जो खाना बनाएंगे हम डाइनिंग इन द डार्क के लिए वो वाई नॉट तुम बनाओ। बस फिर वो खाना फ़िज़ा ने बनाया, वो खाना हिट हुआ, डाइनिंग इन द डार्क हिट हुआ। तो वहीं से हमने ख़ास फूड्स का आगाज़ किया। इन ख़ास फूड्स वी नॉट ओनली डू डाइनिंग इन द डार्क बल्कि हम ब्लाइंड शेफ्स को ट्रेन भी करते हैं और इसके साथ साथ हमारी केटरिंग सर्विस भी है। मेरे साथ एक और इस वक्त साहब मौजूद हैं जिनका नाम है MK और MK जो है वो रैपर हैं, सिंगर हैं और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं और इस शाम को 4 चांद लगाने के लिए यहाँ मौजूद हैं इस इवेंट में। ज़रा कुछ रैप शैप हो जाए थोड़ा सा है। मोहम्मद खालिद अनवर मेरा नाम, राइटिंग लिरिक्स और रैपिंग मेरा काम। यूँ समझ लो कि म्यूज़िक ही मेरा पहला प्यार है। म्यूज़िक का पैशन मुझ में बेशुमार है। म्यूज़िक के चक्कर में पड़ती अम्मा से मार है। म्यूज़िक सुनते सुनते मैं सौदा लेने जाता हूँ, अब धनिया की जगह पुदीना ले आता हूँ। अपनी एक गलती हर बार दोहराता हूँ, धनिया पुदीने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हे 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 आपका बॉय MK। Boy, MK, what a performance! Thank you so very much. Thank you and best of luck. अच्छा, so आपने देखा और सुना भी। मैंने इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया और आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि सारी बात एहसास की होती है, ब्लाइंड फोल्ड और नॉट। एहसास कीजिए उन तमाम लोगों का जो कि स्पेशली एबल्ड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं ये। उनको उतनी ही रिस्पेक्ट करें, उनको उतना ही प्यार दें। थैंक यू सो मच। दिस इज सोनिया साइनिंग ऑफ। तो पैगाम यही है कि हम अपने माशरे के हर फ़र्द को इक्वली ट्रीट करें। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई व्हील चेयर पर है तो आप जाएं और मुख्तलिफ इदारों में रैम्प्स देख लें तो आपकी चीखें निकल जाएं। बहुत सारे इलाकों में तो रैम्प्स ही नहीं। इसी तरह विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी या फिर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी हम नहीं एहसास करेंगे तो फिर पता नहीं कौन करेगा। ऐसा ही। और यकीन कीजिए जब मैं वहाँ गई, ये सिर्फ 10 मिनट का एक टास्क था जो मुझे दिया गया था और उसी दौरान मुझे समझ आ गया कि
भाई ये आसान काम नहीं है और हमें तो सिर्फ ये 10 मिनट को दिया जा रहा है। जो लोग डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, लिटरली सर्वाइवर ही है ना ये उनका। बेसिकली पता है क्या, जब आप इनसे बात करते हैं तो ये शिकवा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमसे एक सलाहियत ली है तो हमें कई सलाहियतें दी भी हैं। इनके सबसे पॉजिटिव बात ये है, शिकवा नहीं करते हैं। ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और कोशिश हमारी होती है कि हम सेहत से मुताल्लिक़ ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएं कि जो थोड़ी सी अलार्मिंग भी है, ताकि हम उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी बीमारी हो जिस पे दवा का असर ना हो तो फिर क्या हो? अब है ना ये स्कैरी बात। हम आज बात करने जा रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड की, यानी ऐसी टाइफाइड की किस्म जिसे XDR कहा जाता है। और ये XDR इसलिए ख़तरनाक है कि कोई दवा इस पर असर नहीं करती। अब सोचे टाइफाइड जो कि ऑलरेडी इतनी तशवीशनाक किस्म की बीमारी है, और जब ये बिगड़ जाती है तो कितना ज़्यादा इंसान जो है वो तकलीफ़ में आ जाता है। तो अब ये इसको XDR कहा गया है, ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड को। और कहा यह जा रहा है कि इसका आउटब्रेक हुआ पाकिस्तान में, जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और तशवीशनाक बात यह कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान इस ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। नहीं बांग्लादेश, नहीं नेपाल, बल्कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और उसमें हम आपको बताते हैं कि कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ पे। और कौमी इदारा बराए सेहत के जो आदाद शुमार हैं वो बड़े ही ख़तरनाक हैं, और वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं सालाना जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और वो उनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। कराची की अगर सिर्फ हम बात करें तो 4 साल में 14,360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम कराची से हट के बात करें, और आपको याद 2016 में हैदराबाद में इसका आउटब्रेक हुआ था। सिंध में 5 साल में जो रिपोर्ट केसेस की तादाद है, कराची को हटा के है, ये कराची को हटा के है 5,721। और उसकी शरह अगर देखी जाए तो हैदराबाद में जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस थे। और हैदराबाद में जो केसेस की तादाद रिपोर्ट हुई थी, दैट्स सिंध के टोटल 70% केसेस हैदराबाद के हैं। इनकी तादाद 4,018 थी। हम कराची को हटा के बात कर रहे हैं। और आपको ये भी हम बताएं कि पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी DXR की तशख़ीस हुई थी, वहाँ पे भी एक आउटब्रेक हुआ था। और उसकी जो वजह बताई गई थी, एक स्कूल से उसका आउटब्रेक हुआ था, उसका फैलाव हुआ था, और स्कूल के बच्चों में सबसे ज़्यादा ये पाया गया था। और कैसे कि जहाँ पे वहाँ पे जो टैंक था उसमें कंटेमिनेटेड वाटर यानी आलूदा पानी था, बच्चों ने वो पिया और उसके बाद उनको ये बीमारी लाक हो गई। अब तशवीशनाक बात यह है कि ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, यानी कि वो टाइफाइड जिस पे दवा असर न करे, क्या वाकई कोई दवा असर नहीं करती या इससे कुछ बचाव है? ये टाइफाइड ड्रग रेजिस्टेंस में कैसे तब्दील हो जाता है? ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू फैसल। जैसे कि आप सभी ने सुना कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो टाइफाइड की नई शक्ल जो है वो फैल गई है। इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे पास माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बताइए कि ये XDR टाइफाइड आखिर है क्या और इसकी अलामात क्या हैं? वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, XDR टाइफाइड जो कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड हम इंग्लिश में इसको कहते हैं, तो ये ऐसा टाइफाइड है, ये ऐसा जरासीम है जिसके खिलाफ तकरीबन सारी हमारी दवाइयाँ काम नहीं करती। इनफैक्ट अमूमन सिर्फ 1 या 2 ही दवाइयाँ काम करती हैं, जो कि या फिर इंजेक्शन के ज़रिए हैं या वो निस्बतन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। अच्छा डॉक्टर फैसल, अब नाउ कमिंग टू पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान में इसकी शरह सबसे ज़्यादा ख़राब है। इतने ज़्यादा हमारे यहाँ मामला ख़राब हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज दिस थिंग? तो देखिए, ये जो टाइफाइड है तो टाइफाइड और इसके जो पहले जो हमको जो केसेस मिले थे वो हैदराबाद से मिले थे। 2016 की बात है ये। और उसके बाद ये पूरे मुल्क में फैल चुका है। एंड इनफैक्ट अब अगर हम कराची की बात करें या हमारे इलाके की बात करें तो तकरीबन 40 से 50% जो हमारे पास टाइफाइड आते हैं वो इसी तरह के होते हैं जिसमें दवाएं काम नहीं करती। और लाहौर के कुछ लैब से जो मैंने बात की थी तो उनके पास तकरीबन 70% ऐसे केसेस हैं जिसके खिलाफ आम दवाइयाँ अब काम नहीं करती इस टाइफाइड के खिलाफ। और टाइफाइड जो है, जैसे आपको मालूम है, ये आलूदा पानी से फैलता है अमूमन।
अगर पानी उबला हुआ ना हो, अगर गंदा या नलके का पानी इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे नलके में पानी साफ बिल्कुल भी नहीं होता। जी, वैसे डॉक्टर साहब अगर किसी को टाइफाइड या XDR टाइफाइड हो जाए तो दोनों में हम क्या डिफरेंस क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट हम करेंगे कि जी इसको ये वाला टाइफाइड हुआ, अगर हम घर में हैं या हमें पहली फुर्सत में जाके डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए? तो बिल्कुल, तो देखिए अलामात की बुनियाद पे कहना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सा वाला टाइफाइड है। हमने ये ज़रूर देखा है कि XDR टाइफाइड के अलामात कभी कभार थोड़े से ज़्यादा शदीद होते हैं, इसके अंदर दीगर दूसरे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता अलामात के बेसिस पे आप नहीं कह सकते। और सिर्फ ब्लड कल्चर का जो टेस्ट होता है जिसमें हम खून में देख रहे होते हैं कौन से जरासीम है, उसी के टेस्ट के ज़रिए हम कह सकते हैं ये कौन सा वाला टाइफाइड है। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये अब लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड यानी कि इस पर कोई दवा असर नहीं कर रही, तो क्या ये डज दिस लीड्स टू समथिंग वेरी डेंजरस, या फिर कोई भी ऐसी दवा है जो इसके लिए अब बनी है डेवलप, क्योंकि 2016 से लेकर अब तक कुछ डेवलप किया है हमने? तो देखिए इसके खिलाफ हमारे पास 2 दवाइयाँ तो हैं। एक इंजेक्शन है जो कि काफ़ी महंगी है मगर जो ज़्यादा शदीद जिनमें बीमारी होती है उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी एक गोली है हम एंटीबायोटिक की जो इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता उसकी डोज़ हम निस्बतन ज़्यादा देते हैं, सो हाई डोज देते हैं इस केस में, एंड ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी होती है। इनफैक्ट अब तो ऐसा है कि अगर कोई हम टाइफाइड सस्पेक्ट करते हैं, कोई हम समझते हैं किसी को टाइफाइड है, तो हम अज्यूम करते हैं कि प्रॉब्ली XDR ही है, उसी तरह से ट्रीट करते हैं, और जब रिपोर्ट आती है तो फिर उसको हम मॉडिफाई करते हैं दवाई को। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब अगर ये किसी को हो जाए खुदा ना ख्वास्ता और उसके बाद कि उसको क्या कहना चाहिए कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि जान को बचाया जा सके और मज़ीद वर्स्ट ना हो उसका केस? आई थिंक एहतियात तदबीर के अंदर वो 2 ही चीज़ें ना, एक तो वो चीज़ कि ये बीमारी लगे ना आपको, और फिर लग जाए तो फिर क्या करें। तो ना लगने आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप जो भी पानी आप ले रहे हैं वो उबला हुआ पानी हो, फ़िल्टर पानी से बेहतर उबला हुआ पानी होता है। और ख़्याल रखें जब आप बाहर कुछ खा रहे हो तो ऐसा ना खाएं जिसके अंदर कच्चा पानी हो, जैसे बर्फ़ हो गया, चटनियाँ हो गई, कच्चे सलाद वगैरह हो गए, तो उससे ज़रा गुरेज करें। दूसरा इसकी वैक्सीन भी है बच्चों में, क्योंकि ज़्यादा पाया जाता है, तो बच्चों में वैक्सीनेशन की 2 ड्राइव हो चुकी हैं। प्लीज़ अगर ऐसी कोई ड्राइव हो रही है, वैक्सीन आके लगा रहे हैं, तो प्लीज़ वैक्सीन लगा लें, क्योंकि ये काफ़ी शदीद बीमारी हो सकती है। और मैं देख रहा था हैदराबाद हो गया या पेशावर हो गया ना, हैदराबाद डेवलप सिटी, सो इज कराची में इसके केसेस की इतनी ज़्यादा तादाद, इसके पीछे कुछ वजूहात हैं? सिंपली बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा पानी का जो सप्लाई है वो बहुत ही आलूदा है। हमारा पानी क्लोरिनेट नहीं होता, जिस वजह से नॉट जस्ट टाइफाइड मगर निगलेरिया, कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब हमारे पानी से आता है। अगर पानी सप्लाई थोड़ा बेहतर हो। दूसरा हमारे जो पाइप्स हैं उसके अंदर गटर का पानी और पीने का जो पानी साफ पानी, वो दोनों साथ साथ होते हैं और अक्सर उनमें कंटेमिनेशन होती है, दोनों सॉर्ट पानी मिल जाते हैं। सो इसका बुनियादी बेसिक सोल्यूशन सिर्फ जो सबसे मुश्किल सोल्यूशन है वो ये कि आप पानी की क्वालिटी इंप्रूव करें। एंड दैट्स सो अनफॉर्चुनेट जब हम ये कह रहे हैं कि पानी जो कि मेरा और आपका बुनियादी हक है वो एक मुश्किल सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेगमेंट जो है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कि अगर पुराना मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब टैंक में पानी डाला करता था नानी, तो वो उसमें कुछ फिटकरी और इस तरह की चीज़ें डाल दिया करती थी, उससे पानी के प्यूरिफिकेशन हो जाया करती थी। तो भाई अब ये काम जो है अगेन नस्लों से चला आ रहा है, तो ये हमने ही करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, ख़ासतौर पर पानी आप उबाल के पी लें, और जो बाहर पानी पीने से अवॉइड करें। जो उन्होंने अभी बताया कि जी पानी मिक्स हो रहा है, हम जाते हैं ना, प्यास लगती है, किसी से भी मांग के एकदम से पानी पी लेते हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। ये बात बहुत सही है। चलिए आज के शो से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।